जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट यूपी बोर्ड पर। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि कल हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे पहले आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा दिया था, और उसके पहले वियोजन, और उसके पहले संयोजन अभिक्रिया, और उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने बात किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों के क्रम विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या बताया दोस्तों हमने? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों के क्रम विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इंटरचेंज देयर आयन म्यूचुअली एंड मेक ए न्यू कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। बैरियम क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, बैरियम क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। चलिए समझते हैं। इसमें अगर आयन की बात करें तो बैरियम पे 2 प्लस आयन होते हैं और क्लोरीन पे 1 माइनस आयन होता है। हाइड्रोजन पे 1 प्लस आयन होता है, सल्फेट पे 2 माइनस आयन होते हैं। यहाँ पे बैरियम पे 2 प्लस आयन, क्लोरीन पे 1 माइनस आयन तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। मतलब यहाँ पे क्लोरीन की टोटल माइनस की संख्या 2 हो गई और बैरियम की टोटल प्लस की संख्या 2 हो गई। वैसे ही हाइड्रोजन पे प्लस तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस हाइड्रोजन और 2 सल्फेट माइनस है। हमने जैसा कि आपको परिभाषा में बताया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों के क्रम विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपका Cl माइनस और इसमें आपका क्या है? सल्फेट माइनस आयन। क्रम विनिमय होगा आयनों का। देखिए बैरियम प्लस है और ये सल्फेट किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। किसका निर्माण करेगा? बैरियम सल्फेट का। और क्लोरीन माइनस है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा? प्लस के साथ। तो किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या? आयनों का क्रम विनिमय, अर्थात आयनों का इंटरचेंज हुआ, जिसके कारण से नए यौगिकों का निर्माण हुआ, और इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण की सहायता समझते हैं हम लोग। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। चलिए समझते हैं हो क्या रहा है दोस्तों। हमने जैसा बताया द्विविस्थापन अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों के क्रम विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, लेड पे 2 प्लस और नाइट्रेट पे 1 माइनस आयन होता है, लेकिन टोटल नाइट्रेट की संख्या कितनी है? 2। वैसे ही पोटेशियम पे कितना? 1 प्लस होता है और आयोडीन पे 1 माइनस होता है। अब आपस में इंटरचेंज होगा आयन का। लेड प्लस है तो माइनस के साथ जाएगा, तो किसके साथ जाएगा दोस्तों? आयोडीन के साथ। तो लेड आयोडाइड का निर्माण होगा और पोटेशियम नाइट्रेट का। आई होप आपको ये द्विविस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, बहुत ही आराम से समझेंगे इसको दोस्तों। रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।
चलिए समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। रेडॉक्स वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे कहा जा सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स सिमुलटेनियसली, मतलब साथ ही साथ ऑकर होती हैं, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें दो टर्म आ रहे हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीकरण जिसे हमने कहा उपचयन, जिसे हमने कहा उपचयन, और एक टर्म और सुनने को आ रहा है अपचयन। क्या सुनने को आ रहा है दोस्तों? अपचयन। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्साइडेशन, और अपचयन को क्या कहते हैं दोस्तों? रिडक्शन। हमने कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच ऑक्साइडेशन एंड रिडक्शन ऑकर सिमुलटेनियसली, साथ ही साथ घटित होते हैं। जी दोस्तों, अब समझते हैं आखिर ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्साइडेशन क्या होता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऑक्साइडेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच इंक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीजमेंट इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइडेशन वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं हम, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत ऋणात्मकता की संख्या में वृद्धि होती है दोस्तों। चलिए, और अपचयन क्या होता है दोस्तों? अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि तथा ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है, जिसमें विद्युत धनात्मकता में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। चलिए इनको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन की क्रिया से Cu कॉपर प्लस जल का निर्माण। और एक उदाहरण समझते हैं, ZnO पर कार्बन की क्रिया कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक का निर्माण होता है। चलिए, जैसा हमने बताया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं उसके अनुसार समझते हैं। ऑक्सीकरण में यह बताया दोस्तों कि जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो गई? कमी, अर्थात इसका क्या हो रहा है दोस्तों? रिडक्शन, अर्थात क्या हो रहा है? अपचयन। हाइड्रोजन की संख्या में तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि, यानी इसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, अर्थात हो क्या रहा है? इसका हो रहा है दोस्तों ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीकरण। वैसे दूसरा उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों? कॉपर है, कार्बन है, और यहाँ पे क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि। जब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी वो होगा क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग
उपचयन भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिसे हम लोग उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी कहा जाता है। अब दूसरा बच गया, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, किस में चेंज हो गया? जिंक में। यहाँ पे तो ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो गई दोस्तों? कमी, अर्थात ये रिडक्शन हुआ। मतलब क्या हुआ दोस्तों? अपचयन। चलिए बिना देरी किए एक और टर्म समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एक और टर्म आते हैं, ये हमने समझ लिया ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक या फिर इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? उपचायक पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकारक पदार्थ या फिर उपचायक पदार्थ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपचायक पदार्थ को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं क्रमशः। अब दोस्तों समझते हैं आखिर ये क्या होते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ वह होता है जिसका अपचयन होता है। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? जिसका अपचयन होता है, मतलब पूरा विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हमने ऑक्सीकरण में क्या बताया था? जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि तथा हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। लेकिन अब बात आ रही है ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ वह होता है जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक पदार्थ, और अपचायक पदार्थ वह होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। अपचायक पदार्थ उसे कहते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है। चलिए समझते हैं इसी उदाहरण में। इसको हमने बताया था दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड से किस में परिवर्तित हुआ? कॉपर में। इसको हमने बोला था अपचयन। क्या बोला था दोस्तों? अपचयन। जिसका अपचयन होगा वह पदार्थ कौन सा होगा? ऑक्सीकारक होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको कौन सा पदार्थ कहेंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कौन सा होता है? अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? अपचायक पदार्थ। वैसे ही क्रमशः इसका अपचयन हो रहा है, अर्थात ये कौन सा पदार्थ होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यह पदार्थ कौन सा होगा? अपचायक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण को ही उपचयन हम लोग कहते हैं। चलिए अब इससे उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ऑक्सीकारक और अपचायक अभिक्रिया अलग अलग होती हैं, लेकिन पदार्थ की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीकारक पदार्थ वह होता है जिसका अपचयन होता है, और अपचायक पदार्थ वह होता है जिसका ऑक्सीकरण होता है। ये बातें दिमाग में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। अब हम दोस्तों बात करेंगे ऊष्माक्षेपी, जिसको एक्सोथर्मिक, और ऊष्माशोषी जिसको हम लोग एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसे हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। इन दोनों में एक टर्म आ रहा है थर्मिक। इसमें भी क्या आ रहा है दोस्तों? थर्मिक। थर्मल आपने सुना होगा,
थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर ऐसा पावर प्लांट जिसमें ऊष्मा की सहायता से कार्य किए जाते हैं। उसी सेंस में यहाँ पर बात हो रही है थर्मिक का मतलब ऊष्मा से है, थर्मिक का मतलब किससे है दोस्तों, ऊष्मा से ही है। अब एक्सो बाहर की तरफ, जिसमें ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं या फिर ऊष्मा छेपी कहते हैं। और ऊष्मा शोषी जो शोषण करेगा एंडो अंदर की तरफ, जो ऊष्मा का क्या करेगा दोस्तों, शोषण करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। समझ लीजिए ध्यान से। एक्सोथर्मिक वह अभिक्रिया होती है, ऊष्मा छेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एंडोथर्मिक अर्थात ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं दोस्तों। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी कम्स आउट, बाहर की तरफ आते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, उसे हम लोग एंडोथर्मिक या फिर ऊष्मा शोषी कहते हैं। चलिए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। उसके साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है तो भी अमोनिया का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी बाहर की तरफ निकलती है। ये दोनों दोस्तों उदाहरण होंगे ऊष्मा छेपी के। अब हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी के उदाहरण। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो हम लोग खाना खाते हैं जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, तो खाना खाते हैं तो ये अंदर जाके ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकालते हैं और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। हीट एनर्जी भी क्या होती है दोस्तों, रिलीज होती है। और हीट एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम लोग कार्य वगैरह करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है, जो श्वसन अर्थात जो रेस्पायरेशन की क्रिया होती है, वह कौन सी क्रिया होती है, तो दोस्तों वह ऊष्मा छेपी क्रिया होती है। चलिए अभी हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी के बारे में। चलिए दोस्तों बिना देरी किए समझते हैं इन उदाहरणों को। इसमें जैसा कि हमने बताया था, ऊष्मा छेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हमने बताया, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो कितनी होती है, 94 किलो कैलोरी होती है। वैसे ही जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है तब अमोनिया का निर्माण होता है, यहाँ पर 24 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वैसे ही अगला उदाहरण हमें बताया ऊष्मा शोषी का। ऊष्मा शोषी N2 + O2 + 42 किलो कैलोरी, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में और अधिक, मतलब 42 किलो कैलोरी हमने क्या किया, ऊष्मा लगाया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। वैसे ही कार्बन और जल में कितना ऊष्मा प्रयोग करते हैं, किलो जूल, 131.4 किलो जूल ऊष्मा
ये अवशोषित करता है तो किसका निर्माण करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ये किसका निर्माण करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसे ही भाप अंगार गैस बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? भाप अंगार गैस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? CO और H2 के मिश्रण को भाप अंगार गैस बोलते हैं। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहते हैं। चलिए बिना देरी किए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आशा है कि ये सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और लाइक भी कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन दोस्तों बना रहे। अब हम बात करने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की, जिसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक आपस में मिलकर किसी अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जब दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो किसी अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। जैसे लेड आयोडाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो यहाँ पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, जिसमें जो लेड आयोडाइड है जो कि नीले रंग का अवक्षेप बनाता है, जो कि नीले रंग का अवक्षेप बनाता है दोस्तों। और एक उदाहरण की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। बैरियम क्लोराइड पर सोडियम सल्फेट की क्रिया करा देते हैं। बैरियम क्लोराइड पर सोडियम सल्फेट की क्रिया कराते हैं तो यहाँ से बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसमें ये जो बैरियम सल्फेट होता है यह सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। और वहीं पे हमने ये बताया कि जो लेड आयोडाइड होता है किस रंग का अवक्षेप होता है दोस्तों? पीले रंग का अवक्षेप होता है। याद रखिएगा, ये पीले रंग का अवक्षेप होता है और ये आपका सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। ये दोनों चीज़ें माइंड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बना करके आपको बता देता है कि इस अभिक्रिया में किस प्रकार का अवक्षेप या किस रंग का अवक्षेप बनेगा, और वो अवक्षेप का कौन सा पदार्थ होगा तो लेड आयोडाइड होगा। वैसे ही इन दोनों का रिएक्शन करा करके पूछ देगा कि इसमें कौन सा पदार्थ अवक्षेप बनेगा तो बैरियम सल्फेट अवक्षेप बनेगा, और उसका रंग कैसा होगा दोस्तों तो सफ़ेद रंग होगा उसका। चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर लिया हमने, अब बात करते हैं अवक्षेपण पदार्थ। क्या दोस्तों? अवक्षेपण पदार्थ के बारे में। अवक्षेपण पदार्थ प्रिसिपिटेट मटेरियल। अवक्षेपण पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होते हैं, जिन्हें फिल्टर करने पर वो अलग हो जाते हैं। जिन्हें फिल्टर करने पर क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, छानने पर अलग हो जाते हैं। अवक्षेपण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होते हैं और छानने पर अलग हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अवक्षेपण पदार्थ कहते हैं। इसके बाद हम बात
करेंगे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कोरोजन संक्षारण के बारे में, विकृत गंधिता के बारे में जिसको रेंसिडिटी बोलते हैं उसके बारे में, आखिर ये कैसे होते हैं और इनसे बचने के क्या उपाय होते हैं। लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर जो कि हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाया था, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ याद कराया था, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके होंगे, लेकिन आपको अगले वीडियो लेक्चर में हम पूरा अभ्यास कराएंगे। जो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में भी आपको समझाएंगे। ओके, और उसके बाद अगर हमारे पास मौका होता है तो आपको एक वीडियो लेक्चर में पूरे चैप्टर का समरी ऐसे ही बता देंगे। आपको पूरे वीडियो लेक्चर का समरी, जितने भी पार्ट बने हैं अभी तक, उन सब का समरी एक वीडियो लेक्चर में पूरे का सारांश बता देंगे। अगर वीडियो का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलिए और लाइक बटन दबाएं, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।